नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुविध एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट के साइंस के प्रैक्टिस सेट के बारे में और ये आपका प्रैक्टिस सेट है 10वां। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने इसके पहले जो हमने 9 प्रैक्टिस सेट बनाए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, अगर वो आप लोगों ने सॉल्व नहीं किए हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे जिससे आप उसका लाभ उठा सकें। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, जो हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सीटेट के पेपर में जो पेपर 2 होगा उसमें साइंस 23 नंबर की आती है। ठीक है, अगर आप लोग ये प्रीवियस ईयर के पेपर सारे सॉल्व कर लेते हैं तो ये मान के चलिए आपके 30 में से 25 मार्क आसानी से आ जाते हैं। ठीक है, 25 से ज़्यादा ही अगर आपने सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिए, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेड हो जाते हैं अगर आपने सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रखे हैं तो। ठीक है, इसके बाद अगर आप लोग इस जो हमारा प्रैक्टिस सेट है यानी कि प्रीवियस का पेपर, इसकी अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप शोभित एकेडमी पर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, वहाँ पर शोभित एकेडमी टाइप करेंगे और वहाँ से आप आसानी से PDF इसकी डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हम जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में भी हम इस PDF की लिंक दे देंगे जहाँ से आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन निकल कर आता है जो है, दिए गए कथनों में से सही विकल्प हमें चुनना है। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया, कथन 1 दिया गया है, भारी अनाजों से भूसा उसाई द्वारा अलग किया जाता है। दूसरा है, विभिन्न आकार के कणों के मिश्रण को चालन व निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। तो हमें बताना है कि इसमें कौन से कथन सही हैं। देखिए इसमें नीचे ऑप्शन हमें दिए गए हैं। कहा गया है ए कथन सत्य है, बी कथन असत्य है, ए कथन तथा बी दोनों सत्य हैं, ए सत्य है और बी सत्य है, ए असत्य है, कथन ए तथा कथन बी दोनों असत्य हैं। तो सही जो आंसर इसमें निकल कर आता है आपका बी आता है, यानी कि दोनों कथन सही आपके निकल कर आते हैं। भारी अनाजों से भूसा उसाई द्वारा अलग किया जाता है और विभिन्न आकार के कणों के मिश्रण को चालन व निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है, दोनों कथन यहाँ पर बताया गया सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर अवस्था में द्रव केवल लंबवत दिशा में दबाव डालता है, सभी दिशाओं में दबाव डालता है, केवल नीचे की दिशाओं में दबाव डालता है, केवल पार्श्व की ओर दबाव डालता है। तो जो द्रव किसी बर्तन में रखेंगे तो बर्तन की वो हर सतह में दाब लगाएगा, यानी कि ऑप्शन 20 में सही हो जाता है। जो द्रव है वो सभी दिशाओं में बल लगाता है, दबाव डालता है। इसमें देख भी सकते हैं नीचे लिखा गया है, द्रव दाब संबंधी नियम जो होते हैं निम्नलिखित हैं। पहला है, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के समानुपाती होता है। दूसरा है, स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। तीसरा, स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। दूसरा है, प्रतिबिंब वस्तु की दूरी पर बनता है। तीसरा है, प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोमी होता है। तीसरा है, प्रतिबिंब आभासी होता है। तो हमें बताना है इसमें से कौन कौन से जो कथन हैं वो सत्य हैं। तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है बी सी डी, इसमें आपके ऑप्शन जो हो जाते हैं सही हो जाते हैं। प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोमी होता है और प्रतिबिंब आभासी होता है। सही ऑप्शन में आपका सी हो जाता है, बी सी डी। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है, अतः विकल्प ए असत्य है। शेष तीनों बी सी डी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सभी एक कोश की हैं सिवाय युग्मज या अग्मनज, मुर्गी का अंडा, भ्रूण या पैरामीशियम। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका बी, यानी कि मुर्गी का अंडा। इसके अलावा सारे एक कोश की, मुर्गी का अंडा जो होता है एक कोश की नहीं। यहाँ पर आप नीचे देख भी सकते हैं, मुर्गी का अंडा एक बहुकोश की संरचना है। यह विदलन की अंतिम अवस्था है जिसमें पाया जाने वाला एल्बुमिन शेष भ्रूणी संरचना का विकास करता है। अन्य एक कोश की जीव अमीबा, जीवाणु, युग्मज, भ्रूण, पैरामीशियम इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दैनिक जीवन में निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है, जब भोजन खराब होता है तो वह दुर्गंध उत्पन्न करता है। ये तो आपका सही हो जाता है। फिर है, सेब के एक टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता तो वह भूरा हो जाता है। ये भी ऑप्शन सही है। चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए केलामिन का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपका सही है।
अब देखिए नीचे हमें दिया गया है ए तथा बी रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करते हैं, सभी रासायनिक परिवर्तन हैं। ए भी एक भौतिक परिवर्तन है, ए और बी भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, सभी जो है रासायनिक परिवर्तन हैं। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। सेब को काटने के कुछ देर पश्चात भूरा होना एंजाइमेटिक प्रक्रिया है जिनमें फिनोस का क्यूनोन में परिवर्तन होता है। शेष अन्य विकल्प भी रासायनिक क्रियाओं को दर्शाते हैं, अतः सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई छात्र मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करता है और बची हुई राख को आंसू जल में घोलकर विलयन बनाता है। इस विलयन की एक बूंद क्रमशः पहले नीले लिटमस और फिर लाल लिटमस पर डालने पर यह प्रेक्षण करेगा कि नीला लिटमस नीला ही रहता है जबकि लाल लिटमस नीला हो जाता है। बी है नीला लिटमस रंगहीन हो जाता है जबकि लाल लिटमस लाल ही रहता है। उसके बाद हमें दिया गया अगला ऑप्शन, नीला लिटमस लाल हो जाता है जबकि लाल लिटमस लाल ही रहता है। अगला दिया है नीला लिटमस लाल हो जाता है जबकि लाल लिटमस नीला हो जाता है। सही ऑप्शन में जो आपका निकल कर आता है हो जाता है ए, यानी कि नीला लिटमस नीला ही रहता है जबकि लाल लिटमस नीला हो जाता है। इसमें आप नीचे देख भी सकते हैं, यहाँ लिखा गया है, कहा गया है रासायनिक क्रिया में MgOH का होल्टवाइज का निर्माण होता है। यह एक क्षार है जो लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है तथा नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तांबा जस्ता को उसके नमक के घोल से अलग नहीं कर सकता, कारण देना है। पहला में दिया गया कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित कारण दिए गए हैं। पहला है तांबा जस्ते से अधिक अपक्रियाशील है, दूसरा है तांबा जस्ते से कम अपक्रियाशील है, तीसरा है जस्ता उत्कृष्ट धातुओं में से एक है, और अगला ऑप्शन हमें दिया गया है अपक्रिया श्रृंखला में जस्ता तांबे के नीचे होता है। ठीक है, इसमें देखिए हमें बताना क्या है, हमसे कहा गया है कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कारणों में से सही कारणों को चुनना है। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता हो जाता है बी। ठीक है, यानी कि केवल बी ऑप्शन इसमें सही है। तांबा जो है जस्ते से कम अभिक्रियाशील होता है, ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आप यहाँ नीचे देख भी सकते हैं, अभिक्रिया श्रृंखला में जस्ते का स्थान कॉपर तांबा से ऊपर है, अतः स्पष्ट है जो कॉपर है वो Zn को उसके जलीय विलयन से अलग नहीं कर सकता, जबकि जस्ता कॉपर को उसके जलीय विलयन से अलग कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जीवाणुओं बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह चुनिए। पहला ऑप्शन दिया गया छोटी माता, इन्फ्लुएंजा और पोलियो। अगला दिया गया है तपेदिक, ट्यूबरक्लोसिस, न्यूमोनिया और मियादी बुखार या टाइफाइड। अगला दिया गया है मलेरिया, पोलियो, मियादी बुखार या टाइफाइड। डी दिया गया है छोटी माता, तानिका, शोथ, मेनिंजाइटिस, तपेदिक या ट्यूबरक्लोसिस। तो सही ऑप्शन में जो आपका निकल कर आता है वो बी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, जो बैक्टीरिया द्वारा रोग है वो हो जाता है आपका तपेदिक, यानी कि टीबी जिसे कहा जाता है, न्यूमोनिया है, मियादी बुखार या टाइफाइड है, ये बैक्टीरिया द्वारा फैलते हैं। इसमें देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है, तपेदिक, न्यूमोनिया, टाइफाइड, मेनिंजाइटिस, इसे दिमागी बुखार भी कहा जाता है, इत्यादि जीवाणु जनित रोग हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के संक्रमण से फैलता है जो प्रोटोजुआ जनित रोग है, जबकि विकल्प में दिए गए शेष विषाणु जनित रोग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए स्तंभ ए और स्तंभ बी पर विचार कीजिए, जिनमें स्तंभ ए में सूक्ष्म जीवों के नाम दिए गए हैं, स्तंभ बी में उन वर्गों के नाम दिए गए हैं जिनसे वे संबंधित हैं। पहला दिया गया है एस्परजिलस, लैक्टोबैसिलस, पैरामीशियम या स्पाइरोगाइरा। इनको हमें बताना है, इधर संबंधित करना है। तो जो हमारा ए वाला है उसको सही हो जाता है, यानी कि ए को मिलाना पड़ेगा हमें कवक से। फिर उसके बाद अगला हमें है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जो है वो जीवाणु से होगा। उसके बाद है पैरामीशियम, पैरामीशियम जो हमारा है वो हो जाता है प्रोटोजोआ। ठीक है, उसके बाद जो स्पाइरोगाइरा है ये हमारा हो जाता है शैवाल से, यानी कि ये हो जाता है शैवाल से। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो हमारा जो ए का ऑप्शन सही हो जाता है तीसरा, ये तीसरा सही हो जाता है। और जो हमारा बी है, बी का सही ऑप्शन हो जाता है दूसरा।
और जो हमारा सी है इसका ऑप्शन हो जाता है चौथा और डी का पहला, यानी कि तीसरा, दूसरा और चौथा पहला जो सही होगा वही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप तीसरा, दूसरा, चौथा जो सही है, तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला, वो ऑप्शन आपका सी निकल कर आ जाता है। कौन सा? सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाता है। इसमें नीचे देख भी सकते हैं लिखा गया है एस्परजिलस कवक होता है, लेक्टोबिसल्स जीवाणु है, पैरामीशियम प्रोटोजोआ है, स्पाइरोगायरस सेवाल्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन मानव परिसंचरण तंत्र में सिराओं के विषय में सत्य है? पहला दिया गया है हमें ऑप्शन, सभी सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड बहुल रक्त को वहन करती हैं। बी ऑप्शन है, सिराओं की दीवारें पतली होती हैं। सी है, सिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। ठीक है, तो हमें बताना है इसमें से कौन से कथन सही होंगे। तो इसमें ऑप्शन जो आपका सही हो जाता है वो पहला ऑप्शन सही हो जाता है और दूसरा भी ये आपका गलत हो जाता है, यानी कि बी और सी सही है आपके, यानी कि सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है इसमें सी। ठीक है, इसमें देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है, सामान्यतः अशुद्ध या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त CO2 रुधिर सिराओं में बहता है, किंतु फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रुधिर या ऑक्सीजन युक्त O2 रुधिर बहता है। सिराओं की दीवारें पतली तथा अपेक्षाकृत कम पेशीय होती हैं। सिराएं वे रुधिर वाहिनियाँ हैं जो रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलुलोज बहुल खाद्य पदार्थ रुक्षांश मानव के संतुलित आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेलुलोज के बारे में सही है? पहला ऑप्शन हमारा है, मानव में उपस्थित सेलुलोज पाचक जीवाणु सेलुलोज को रेशे में परिवर्तित कर देते हैं। अगला है, सेलुलोज आसानी से छोटे छोटे अवयवों में टूट जाता है जो रुक्षांश के रूप में निष्कासित हो जाते हैं। सी है, मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। उसके बाद हमारा डी ऑप्शन है, सेलुलोज एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं जो मानव में रुधिर अवशोषित होकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो सही ऑप्शन जो इसमें आपका है आप देख सकते हैं सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं लिखा गया है मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, ये एंजाइम दिमाग में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ एक उदाहरण है, हिंज संधिका, कंदुक खलिका संधिका, श्रोणी संधिका या बद्ध संधिका। तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है डी, यानी कि बद्ध संधि, यानी कि फिक्स्ड जॉइंट का। तो यहाँ नीचे देख सकते हैं लिखा भी गया है, हिंज संधि की अस्थियां केवल एक दिशा में ही मोड़ी जा सकती हैं, जैसे कोहनी एवं घुटने की संधियां। कंदुक खलिका संधि में ह्यूमरस एवं फीमर अस्थियां किसी भी दिशा में घुमाई जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही कथन को हमें पहचानना है इसमें, धरती में भंडारित ताज़ा जल विश्व की नदियों और झीलों में विद्यमान जल से कम है। बी ऑप्शन है, जल की कमी ऐसी समस्या है जिसका सामना केवल ग्रामीण लोग करते हैं। अगला ऑप्शन है, खेतों में सिंचाई के लिए नदियों का जल ही एकमात्र स्रोत है। और डी ऑप्शन है, जल का मूल स्रोत वर्षा ही है। तो सही ऑप्शन में जो आपका निकल कर आता है वो आ जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी सी जो ऑप्शन आपके हैं सही हो जाता है। यहाँ पर ए भी आपका गलत हो जाता है, बी भी गलत हो जाता है, सी भी गलत हो जाता है, यानी कि सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सिर्फ डी, जल का जो मूलभूत स्रोत है वो वर्षा है। केवल डी ऑप्शन सही हो जाता है। आप नीचे यहाँ देख भी सकते हैं। भूगर्भ जल नदियों झीलों के जल से अधिक है। जल की कमी का सामना ग्रामीण व शहरी दोनों को करना पड़ता है। खेतों में सिंचाई के विभिन्न प्रचलित स्रोत हैं तथा यह सत्य है कि जल का मूलभूत स्रोत वर्षा ही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए संक्षिप्त परिभाषाओं और सही उत्तर पर, अवधारणाओं एवं प्रक्रियाओं की समझ पर, प्रयोग करते हुए सही परिणामों की प्राप्ति पर, साफ और स्पष्ट आरेख की बनाने की योग्यता पर। तो जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है इसमें हो जाता है बी, अवधारणाओं और प्रक्रियाओं की समझ पर। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है, अवधारणाओं तथा प्रक्रियाओं की समझ का आकलन ही विज्ञान का वास्तविक आकलन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मुक्त अंत वाला प्रश्न को पहचानना है। अगर हमारे शरीर में मांसपेशियां ना हों तो हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा?
उसके बाद है गुलाब के पौधे, आम के पेड़ और तुलसी के तनों में क्या अंतर है? सांप और घोंघे की गति शैली में बहुत अंतर होता है, ऐसा क्यों होता है? विभिन्न जड़ों का अवकलन कीजिए और उनकी विशेषताएं बताना है। तो सही ऑप्शन इसमें आपका जो हो जाता है वो हो जाता है ए। बाकी ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है। ये क्वेश्चन जो है मुक्त अंत वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख भी सकते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, नहीं कि केवल ए सही है। यहाँ पे लिखा गया है मुक्त अंत वाले प्रश्न वे होते हैं जिनके उत्तर की सीमा निश्चित नहीं होती, अतः प्रश्नगत विकल्पों में ए मुक्त अंत का प्रश्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 8 की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में दिए गए निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए। यह अनुच्छेद दिया गया, नायलॉन रेशम में जैसा दिखता है यह प्रबल और लचीला होता है। जब 1939 में नायलॉन सामने आया तो उसके मोहक गुणों में जनता में सनसनी अथवा नायलॉन उन्माद उत्पन्न कर दिया। इस नए रेशे से बने महिलाओं के मोजों को भारी मांग थी, परंतु दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के चलते नायलॉन उत्पादन का अधिकांश भाग पैराशूट बनाने हेतु काम में लिया जाने लगा। युद्ध के बाद जब मोजों का उत्पादन पुनः प्रारंभ हुआ तो मांग के अनुसार पूर्ति नहीं हो सकी। इस उत्पाद के लिए एक भारी काला बाजार था। एक जोड़ा मोजे के लिए महिलाओं को कई घंटे लाइन में लगना पड़ता था। कई बार नायलॉन उपद्रव भी हो जाते थे। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में उपयुक्त को शामिल करने की क्या सार्थकता है आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है विज्ञान में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का विकास एवं विचारों का विकास करना। बी दिया गया है समझ विकसित करना कि नए आविष्कार किस तरह नई मांगों को उत्पन्न करते हैं। सी दिया गया विज्ञान की समग्र समझ का विकास करना। डी दिया गया ऐसे घटना वृत्तांतों को शामिल करने से विज्ञान की पाठ्य पुस्तक आसान और सरल बनते हैं। तो हमें बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए सही हो जाता है, ये तो बी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा और डी सही हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है ए और डी देख लीजिए कि इसमें डी में है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाता है इसमें डी। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं लिखा भी गया है। उपरोक्त तरह से विज्ञान पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य यह है इससे विषय सामग्री सरल व रोचक हो जाती है तथा विज्ञान के अध्ययन के साथ साथ ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन भी हो जाता है तथा छात्रों में वैचारिक क्रांति आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी शिक्षार्थियों को विज्ञान संबंधी अवधारणाओं से जुड़ी वैकल्पिक अवधारणा होती है। विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए हमें बताना है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है शिक्षार्थियों को बताएं कि उनके विचार गलत हैं और उन्हें सही विचार पढ़ाएं। अवैज्ञानिक विचारों के लिए शिक्षार्थियों को डांटें, उनके विचारों की उपेक्षा करें। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने विचारों पर पुनः विचार करने की शिक्षार्थियों की मदद करें। तो सही ऑप्शन में जो आपका निकल कर आता हो जाता है डी, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने विचारों पर पुनः विचार करने की शिक्षार्थियों की मदद करें। तो इसमें आप देख सकते हैं नीचे ऑप्शन हमें दिया गया है डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक से अच्छी विज्ञान कक्षा की ओर संकेत करता है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी स्वयं अपने प्रयोग करते हैं और अपने अवलोकनों को दर्ज करते हैं। अगला दिया गया शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशन प्रदर्शन का अवलोकन करते हैं और उसके चरणों को लिखते हैं। सी ऑप्शन दिया गया शिक्षार्थी अधिक प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। डी दिया गया है शिक्षक शिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तक के साथ साथ विविध संसाधनों का उपयोग करता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सी अच्छी विज्ञान कक्षा की ओर संकेत करता है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आएगा ए, सी और डी। ये गलत हो जाता है क्योंकि शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशन प्रदर्शन का अवलोकन करते हैं और उसके चरणों को लिखते हैं। बाकी तीनों सही हो जाते हैं। इसमें देख सकते हैं ए सी डी किसमें सही है, ए सी डी इसमें से, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आप यहाँ नीचे देख भी सकते हैं। अच्छी विज्ञान शिक्षा में छात्र को स्वयं प्रयोग का परीक्षण करते हैं, उन्हें सीखने का अवसर मिलता है, वे अधिक प्रश्न पूछते हैं तथा अध्यापक पाठ्य पुस्तक सहित विज्ञान साधनों तथ्य शिक्षित केंद्रित विद्या अतः यह अप्रासंगिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोमिया अक्सर अपनी कक्षा 7 के विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर लेकर जाती है, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है।
तो हमें पहला ऑप्शन दिया गया है, यह विद्यार्थियों को ठोस अनुभव प्रदान करता है। बी दिया गया है, वह उन्हें इस प्रोजेक्ट और दत्त कार्य गठनात्मक आकलन के लिए दे सकती है। सी दिया गया है, यह विद्यार्थियों के प्रक्रमण कौशलों का विकास करती है। डी दिया गया, उसके शिक्षण समय को बचाता है। तो सही ऑप्शन में जो आपका निकल कर आता है वो हो जाता है आपका ए, बी, सी। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इसमें सही है, ए और बी और सी। इसमें देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है, शैक्षिक भ्रमण समय बचाने की विधान नहीं है, शेष अन्य विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित आकलन युक्तियों में से कौन सी युक्ति विज्ञान कक्षा में विद्यार्थियों की प्रायोगिक कौशल को आकलित करने के लिए सबसे अधिक उचित है? प्रयोग अभिलेख, कागज पेंसिल परीक्षा, जांच सूची चेकलिस्ट, अवधारणा प्रतिचित्रण। तो सही ऑप्शन में जो आपका निकल कर आता हो जाता है डी, अवधारणा प्रतिचित्रण। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है, अवधारणा प्रतिचित्रण छात्रों के प्रायोगिक कौशल मापन की उपयुक्त विधि है। उससे छात्रों के वास्तविक अर्जित ज्ञान का पता लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी के नल को खोलिए, इसे पतली धार के लिए समायोजित कीजिए, किसी रिफिल को आवेशित कीजिए, इसे जल की धारा के निकट लाइए, प्रेक्षण कीजिए कि क्या होता है। इस गतिविधि की संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। तो देखिए हमें बताना है इसमें इस गतिविधि माध्यम में विद्यार्थियों में विकसित कौशल हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपको, अवलोकन प्रयोग करना, केवल प्रयोग करना, अवलोकन प्रयोग करना तथा सृजनात्मक केवल अवलोकन प्रयोग करना। तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है सी, अवलोकन भी हो, प्रयोग भी हो और सृजनात्मक भी हो। तो सी ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान की प्रकृति के संबंध में उस कथन की पहचान कीजिए जो ठीक ना हो। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, विज्ञान के अधिकतर स्थापित और सार्वभौमिक नियमों को नए अवलोकनों, प्रयोगों और विश्लेषण के संदर्भ में हमेशा संशोधनीय अंतिम माना जाता है। बी ऑप्शन दिया है कि विज्ञान की पद्धति और अन्य क्षेत्रों में उसका सीमांकन दार्शनिक वाद विवाद का विषय रहा है। सी दिया गया है, विज्ञान में अनुमान और अटकल का भी स्थान होता है, लेकिन अंततः वैज्ञानिक सिद्धांत को प्रासंगिक अवलोकनों एवं अथवा प्रयोगों द्वारा अवश्य सत्यापित कर स्वीकार किया जाए। डी दिया है, विज्ञान को तटस्थ और वस्तुनिष्ठ के रूप में देखा जाता है और विज्ञान के नियमों को स्थिर माना जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है हो जाता है यहाँ पर बी, विज्ञान की पद्धति और अन्य क्षेत्रों से उसका सीमांकन दार्शनिक वाद विवाद का विषय रहा है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, विज्ञान की पद्धति और अन्य क्षेत्रों में उसका सीमांकन दार्शनिक वाद विवाद का विषय नहीं है, शेष अन्य सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्त शिक्षक के लिए सबसे उचित है? पहला ऑप्शन दिया गया, विद्यार्थियों को ऊर्जा संरक्षण पर नारे लिखने के लिए। बी दिया गया, ऊर्जा संरक्षण के लिए कम से कम 5 तरीके लिखना। सी दिया गया, ऊर्जा संरक्षण प्रदर्शित करने के लिए नमूना परियोजना बनाना। डी दिया गया, विद्यार्थियों को अपने जीवन में विभिन्न तरीकों से ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना। तो सही ऑप्शन में जो आपका निकल कर आता है वो हो जाता है, आप देख सकते हैं बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही। ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है बी, सी, डी, यानी कि बी ऑप्शन इसमें सही। आप यहाँ नीचे देख भी सकते हैं, बी सी डी में वर्णित तरीके ऊर्जा संरक्षण विषय पढ़ाने के लिए एक शिक्षक हेतु अधिक मददगार साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे सौर परिवार में ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल हमारी पृथ्वी के परिक्रमण काल की तुलना में छोटा है, परंतु उनका घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल से बड़ा है। इन ग्रहों के नाम हैं यूरेनस और नेपट्यून, बुध और शुक्र, मंगल और बृहस्पति, बुध और शनि। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि बुध और शुक्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है, बुध ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल 28 दिन तथा शुक्र का परिक्रमण काल 225 दिन है। हमारी पृथ्वी के परिक्रमण काल 365.25 दिन से छोटा है, परंतु उनके अपने अक्ष पर घूर्णन काल बुध का 58 दिन 15 घंटा 36 मिनट का तथा शुक्र का अपने अक्ष पर घूर्णन काल 243 दिन है।
जो कि पृथ्वी के घूर्णन काल 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड से अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्फर, एल्युमिनियम और लौह के गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड में क्रमशः 133, 66 तथा 1535 हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, इसमें बताना है। केवल S 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस है। FeS तथा Al 200 डिग्री तापमान पर ठोस है। केवल Fe 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस है। एल्युमिनियम तथा फेरिक 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस है। तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है डी, यानी कि एल्युमिनियम तथा आयरन 200 डिग्री तापमान पर ठोस है। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। एल्युमिनियम तथा Fe प्रश्नानुसार 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस होंगे क्योंकि इनका गलनांक 200 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत परिपथ इस प्रकार लगाया गया है कि बैटरी V का धनात्मक टर्मिनल एक बल्ब B1 से जुड़ा है जो बल्ब B2 से जुड़े प्रतिरोध R से जुड़ा है। अंततः B2 बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा है। दोनों बल्ब दीप्तिमान है। अगर R का मान बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, हमें बताना है। B1 की दीप्ति कम हो जाएगी और B2 की दीप्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला है B1 व B2 दोनों में दीप्ति कम हो जाएगी। B2 की दीप्ति कम हो जाएगी, B1 की दीप्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला दिया गया है B1 और B2 दोनों अपरिवर्तित रहेंगे। तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका डी, B1 और B2 दोनों अपरिवर्तित रहेंगे। इसमें देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है। V समानुपाती I होता है, V बराबर IR, ये ओम का नियम है। दोनों विभवांतर का मान बढ़ जाएगा परंतु दीप्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। कथन ए दिया गया है, डॉक्टरी तापमापी का परिसर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। कथन बी दिया गया है, प्रयोगशाला तापमापी यानी कि थर्मामीटर का परिसर प्रायः 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमें इसमें बताना है आगे। कथन ए तथा कथन बी दोनों सही है। कथन बी सही है किंतु कथन ए गलत है। कथन ए तथा कथन बी दोनों गलत है। कथन ए सही है किंतु कथन बी गलत है। तो सही ऑप्शन में आपका हो जाता है डी, कथन ए सही है किंतु कथन बी जो है आपका गलत हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा थर्मामीटर होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 सेंटीग्रेड होता है। आप नीचे देख भी सकते हैं। कुछ प्रयोगशाला तापमापी के परिसर दिए गए परिसर से अधिक या कम भी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान चक्रवातों में सबसे अधिक प्रभावित होगा? अमृतसर, पुरी, उदयपुर, बद्रीनाथ। सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, पुरी। इसमें देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है। पुरी उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, इसलिए पुरी सर्वाधिक चक्रवात आते रहते हैं। यहाँ अमृतसर, उदयपुर, बद्रीनाथ भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित हैं। यहाँ चक्रवात का प्रभाव बहुत कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवा ऊष्मा के स्रोत के समीप गर्म हो जाती है तथा ऊपर उठ जाती है। हवा पार्श्वों से आकार इसका स्थान ले लेती है। इसी प्रकार हवा तेल हीटरों से भी गर्म होती है। यह कौन सी प्रक्रिया है हमें बताना है। तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आ जाता है सी, यानी कि संवहन। यह प्रक्रिया हो जाती है संवहन की। यहाँ देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है। प्रक्रिया संवहन है क्योंकि वायु अपना स्थान बदल देती है, संवहन में ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तक मेज के तल पर विश्राम की स्थिति में पड़ी है। इस पर लग रहे बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? पहला ऑप्शन दिया गया, इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। बी दिया गया, इस पर केवल घर्षण बल कार्य कर रहा है। सी दिया गया, इस पर संतुलित बलों का एक जोड़ा कार्य कर रहा है। और डी दिया गया, इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो सही ऑप्शन जिसमें आपका निकल कर आता है हो जाता है सी, इस पर संतुलित बलों का एक जोड़ा काम कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं दिया भी गया है। अगर मेज पर रखी पुस्तक पर लगने वाले सभी बलों का विश्लेषण करें तो हमें ज्ञात होता है कि उस पर विभिन्न बल लग रहे हैं जो एक दूसरे को संतुलित हैं, जिससे वस्तु विश्रामावस्था में स्थिर अवस्था में रखी है मेज पर। ठीक है, तो बलों का इस पर एक जोड़ा लग रहा है। तो इस प्रकार जो हमारे साइंस के क्वेश्चन 30 आए थे, प्रैक्टिस हमारा 10 है, यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप लोग इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप शोभित एकेडमी पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है,
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।